मेरे सम्मानित प्रिय, बहुत दिनों से कुछ बच्चे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एंशिएंट इंडिया का कुछ पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। संविधान का जो संवैधानिक विकास है वो आज कंप्लीट कर दिए हैं और इसको हम आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे। धीरे धीरे करीब करीब चीज़ों का अप्रोच आप लोग के पास बनना होगा। लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में एक चीज़ जरूर अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास एक प्रकार का विज्ञान, साइंस, और इतना साइंटिफिक है कि आप कह सकते हैं कि धर्म का जो विज्ञान से जो नाता है, जो रिलीजन का, जो साइंस से जो कनेक्टिविटी है, उन चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से ये प्रदर्शित करता है। खासकर मैं अगर बता दूं आपको कि वैदिक काल, जिस वैदिक काल में हम लोग देख सकते हैं कि कर्मकांडी व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में तो वो कर्मकांडी व्यवस्था अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। तो ये तो पता है कर्मकांडीय व्यवस्था थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस कर्मकांडीय व्यवस्था में कुछ ना कुछ साइंटिफिक नेचर छुपा हुआ था। आज क्या है कि उसी षड दर्शन में जो 6 दर्शन हम लोग देखते हैं, उसी का पतंजलि का जो दिया गया योग दर्शन है, आज योग दर्शन हमारे हिंदुस्तान में एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं। आप सोचिए कि बड़े बड़े रोगों को हम लोग खुद से मेडिटेट करके, खुद से बेहतर करके और चीजों को हम लोग समझा करके काम कर लेते हैं। जो कुछ भी किसी चीज का एक इम्यून सिस्टम होता है, किसी चीज को हमारे शरीर के लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे अंदर ही है। अब क्या है कि आपके जो बॉडी का केमिकल बैलेंस है उन चीजों से कैसे फाइट करता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अगर मैं बताऊं कि सच मानिए तो पूरे 3 इतिहास में, मॉडर्न, मेडाबल और एंशिएंट में, एंशिएंट कंप्लीट साइंटिफिक है। अगर आप विज्ञान के छात्र हैं, अगर आपका अप्रोच वैज्ञानिक है, अगर आप चीजों को साइंटिफिक सोचते हैं, तो मतलब आपका एंशिएंट इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को कहते सुना है एंशिएंट इंडिया में बहुत सारा चीज याद करना पड़ता है, ये याद करना पड़ता है, बड़ा लंबा लंबा नाम है, उपनिषद का नाम ऐसा है, वेद का ऐसे नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, वो भी किसके आधार पर कि जो एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, मानते हैं कि पहला जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता की, अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपको मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन को रखना पड़ेगा। कुछ चीज है जो उसका की फैक्टर है, इसके अलावे सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे तो वो बिल्कुल अलग थलग दिखेगा, मैं मानता हूं। लेकिन आज प्राचीन भारतीय इतिहास के इंट्रोडक्टरी क्लास में, इंट्रोडक्शन में आप चीजों को समझिएगा, आप बड़ा सुकून महसूस करेंगे कि आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में एक बेहतर अप्रोच क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिन बातों को हम लोग को जानना चाहिए, जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि हम धर्म की बात करेंगे, धर्म के अलावा हम विज्ञान की बात करेंगे। ठीक है, हम बड़े बड़े बातों को कर सकते हैं, लेकिन करने के पीछे क्या है ना कि हमारे पास एक फैक्ट्स भी तो होना चाहिए। क्योंकि अगर उन चीजों का आप बात कर रहे हैं और उन चीजों के अंदर हमारे पास फैक्ट्स है, तो हम उन तथ्यों के आधार पर उसका सही सही विश्लेषण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको लग भी रहा होगा कि अब हम लोग एंशिएंट इंडिया की तरफ जा रहे हैं, उसके तरफ हम लोग अब हम लोग का डायरेक्शन उधर ही जाना शुरू हो गया है, और जैसे हम लोग उस डायरेक्शन में जाएंगे वो चैप्टर हम लोग का अपना हो जाएगा। तो अब समझिएगा कि भाई अगर हम लोग को पढ़ना है एंशिएंट इंडिया, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक एंशिएंट इंडिया हो गया, दूसरा हो गया मेडाबल, और तीसरा हो गया मॉडर्न। समझिएगा, इसको हम लोग 3 पढ़ने के ख्याल से 3 ग्रुप में बांटा गया है। अभी भी किसी से पूछिएगा कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो वो आपको यही आंसर बताएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। गलतफहमी, कंफ्यूजन में आप हैं। इतिहास को इन तीन क्षेत्रों में बांटा। ये हम लोग चीजों को जो बांटते हैं, क्योंकि कालखंड के आधार पर बांट करके आप इतिहास को नहीं रख सकते कि ये इस कालखंड की बात। मैंने इससे पहले भी जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाया था तो हमने कहा था कि 1498 में पुर्तगालियों का आगमन हुआ, तो क्या उसको मॉडर्न नहीं मानेंगे? और उसके बाद 1526 में आकर के बाबर यहां पर अपने मुगल बादशाह का नींव रखा,
पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई 1526 के बाद, यहां पर मुगल बादशाह की नींव हुई, तो 1498 की बात है 1526। लेकिन हम 1526 को किस में काउंट करते हैं? मध्यकालीन इतिहास में करते हैं। तो कालखंडों के आधार पर इसको बांटना बिल्कुल मुमकिन नहीं है मेरे अनुसार, या मेरी व्यक्तिगत सोच है। हो सकता है कि इस पर कोई अपनी अलग राय रखते हो, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि वो अपनी अलग राय क्या रखते हैं, और इस विश्लेषण में हमें फंसना भी नहीं कि कौन मध्यकालीन इतिहास की बात है, कौन आधुनिक भारतीय इतिहास की बात है, और कौन जो है प्राचीन भारतीय इतिहास की बात है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग को यह करना है कि उन तीनों इतिहास से हमारा सवाल पूछा जाए और हम सभी सवालों का बहुत इजी मूड में जवाब दे दें, इसका मतलब हमारा इतिहास अच्छा है। अब देखते नहीं है कि कुछ लोग इतिहास में काफी विश्लेषण वाली बात जरूर करेंगे, लेकिन जब फैक्चुअल उनसे सवाल पूछा जाता है तो फंस जाते हैं। तो विश्लेषण कब बेहतर होता है? जब आपके पास फैक्ट्स अच्छा हो, और विश्लेषण मेंस के ख्याल से अच्छा है। जहां पर एमसीक्यू की बात है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात है, वहां पर हमें इन चीजों में फंसना ही नहीं चाहिए। एमसीक्यू में क्या है कि आपके पास मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जो मटेरियल की क्वांटिटी आपके पास ज्यादा होगा, पक्का है कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हमारे पास माइंड में दो तरह का माइंड काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज छुपा हुआ है। और जब आपको 4 ऑप्शन दिख जाएगा तो पक्का आपका सी ऑप्शन अगर सही होगा, डी ऑप्शन अगर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, तो अपने आप वहां पर आपकी नजर जाएगी और वहां से हटेगी नहीं, और इसी वजह से सही भी हो जाता है। हो जाता है कि यूपीएससी में 100 सवाल पूछा जाता है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि अगर 100 सवाल को हम बिना ऑप्शन का बच्चों से पूछे तो 20 जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन उन्हीं सवालों को जब वो पूरी तरह से पढ़ता है तो उसमें एक अप्रोच लग जाता है कि ये नहीं, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप एमसीक्यू की बात करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें ध्यान रखना है कि हर हाल में ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा बढ़ाना पड़ेगा क्वांटिटी, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा अपने माइंड में रखना पड़ेगा। और ये क्वांटिटी का जो लेवल है, क्वांटिटी का मतलब यह नहीं कि आपने, सर हमने 1000 क्वेश्चन हिस्ट्री में देख लिया, सर आज तो मेरा 5000 क्वेश्चन हो गया, अब तो मुझको कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तब होता है जब आपका कंसेप्ट डेवलप हो चुका है। ऑब्जेक्टिव तब होता है जब आपने इस पर डिस्कशन कर लिया है। ये लास्ट का सिस्टम है। हम लोग देखते हैं कि अक्सर किसी न किसी वीडियो में देख रहे हो कि आज हम लोग ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन, पॉलिटी के 200 क्वेश्चन, इतिहास के 500 क्वेश्चन पर विश्लेषण करेंगे। तो भाई ये कोई रेस नहीं है। इन चीजों को समझने के लिए हर हाल में आपको कंसेप्ट, डिस्कशन और ऑब्जेक्टिव, आप चीजों को पहले एक तरीके से अपने माइंड में सेट तो कीजिएगा, तभी तो आपको क्लियरेंस होगा। तो आपको अपने माइंड में सेट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान देना है। देखिए, जिस चीज को आपको हम बता रहे हैं उन बातों को बहुत अच्छे तरीके से, और आज तो हमारा मूड है कि एकदम जो बच्चे पढ़े अच्छी बात है, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। जो फ्रेशर बच्चे जिनका संबंध कभी इतिहास से नहीं रहा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन्हें इतिहास के बारे में और ज्योग्राफी के बारे में उन्हें एक कंफ्यूजन है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात में पढ़ो दिन में सफा, उन चीजों को भूल जाएं। ये वफा करेगा, ये वफा करने लायक सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ आपको बने रहना है। आप नहीं बने रहिएगा तो कोई भी बेवफा होगा। वफा करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके साथ, उन चीजों के साथ आपको बने रहना पड़ेगा, उन चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और सोचिएगा तब वो आपके साथ सब्जेक्ट भी रहेगा। तो आप समझिएगा कि अगर हम लोग इतिहास को अगर सही माने में बांटना चाहें, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देना है, इधर उधर अभी नहीं सोचना है। कुछ बात तुम लोग सोच रहे हो अलग बात, वो सोचना भी बंद कर दो। जब हमारे वीडियो को देखो तो सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में सोचो। हम तो तुम्हारा ज्यादा समय भी नहीं ले रहे हैं, हम तो तुम्हारे 1 घंटे 1.5 घंटे ले रहे हैं। आराम से उन चीजों को देखिए और आपका अपना हो जाएगा। और इस बार अगर हम बहुत मशक्कत कर रहे हैं तो फिर आप बने रहिए ना। कुछ ही बच्चों को देखते हैं कि वो इसमें इंटरेस्ट लेवल लेकर के इन चीजों को शेयर भी कर रहे हैं। एक मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नेहा कुमारी जो और आरती पथिक, ये दोनों लगातार हमारे वीडियो को जब भी मैं डालता हूं सबसे पहले 2 मिनट के अंदर वो शेयर हो जा रहा है। ठीक है, मैं किसी बच्चे को नहीं बोलता हूं उसको शेयर या लाइक कीजिए, लेकिन मैं जरूर इतना चाहता हूं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं, तो आपसे कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, और ये आप कर सकते हैं। जो लोग
सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन लेकर इस मैदान में हैं, उनका सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, उनके लोग पीछे एक जमात लगी हुई है, और मैं आपको बहुत बेहतर दे रहा हूं तो मैं भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करूंगा। और अगर वो एक्सपेक्टेशन मुझे लगेगा कि आप लोग का इंटरेस्ट लेवल बहुत घटा हुआ, आप इसमें से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप तो समझ ही सकते हैं कि मुझे तो हमेशा ऑफलाइन भीड़ को पढ़ाने की आदत है, उसका फीडबैक लेने की आदत है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इतने बच्चे उसमें देख रहे हैं, व्यू 1.5 में जा रहा है, 400 बच्चे देख रहे हैं, 700 बच्चे दे रहे हैं, उसमें से शेयर कितने कर रहे हैं? 2 बच्चे, 3 बच्चे। और वो उन बच्चों को मैंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई इसको तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रखो। इवन जो मेरे मैनेजमेंट के पार्ट हैं उन्हें भी तकलीफ हो रही है इन चीजों को शेयर करने में। हर लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग का भी कुछ कुछ दायित्व बनता है। वैसे आप समझदार हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो कीजिएगा, अगर नहीं लगता है बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए आते हैं इतिहास के क्रम में। हम लोग इसको कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। 3 भाग को समझिएगा। सबसे पहले हम लोग का एक हिस्ट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। क्या है? प्री हिस्ट्री। इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक। तो हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास। इसके बाद हम लोग के पास आता है एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हम लोग के पास एक टॉपिक आता है, इसको हम लोग सीधा बोलते हैं दैट इज द हिस्ट्री। ये सही माने में डिवीजन है। बहुत सारे बच्चों को पूछेगा इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा, उसका सवाल का आंसर होगा इतिहास को हम 3 खंड में बांटते हैं सर, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। एकदम 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं, इससे नीचे अब नहीं जा सकते हैं। इतिहास यहां से ही शुरू मान सकते हैं, और हम प्राचीन भारतीय इतिहास को आज आगे की ओर प्रोसीड भी करने जा रहे हैं। एकदम आराम से समझिएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में 2-3 दिन जब वीडियो ये बन रहा था तो मुझे बहुत अकबकाहट हो रही थी। मुझे लग रहा था कम समय में सब बातों को बता दूं, लेकिन मुझे लगा कि अभी मुझे यही करना है। तो हम बहुत कूल होकर के चीजों को समझाएं ताकि आप मेरे साथ बने रहें और आपकी कंटिन्यूटी हमारे साथ बरकरार रहे। धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि मुझे इस तरह के स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने की आदत है। पहले तो मैं लिख भी नहीं पाता था, आप देखे होंगे पहले दूसरे वीडियो में मैं लिखता था तो आगे बढ़ जाता था। तो अच्छा था कि ऑफलाइन में बोलते थे कि फर्क लिखें कि लपटमुआ लिखें। बच्चा उधर से आवाज देता था कि फर्क लिखिए, कुछ बच्चा लिखता लपटमुआ लिखिए, एक माहौल बनता था। आज वो माहौल की कमी है, फिर भी उस माहौल के बिना भी एक इमेजिनेशन है। ये टाइप्स ऑफ द आर्ट है भाई, इसको समझिएगा। इसको कह सकते हैं, मुझे लगता था कि फिल्मों में बहुत अच्छा एक्टिंग क्यों नहीं कर पाया कलाकार लोग। सही मानिए तो उसे सही माने में उसको फीलिंग्स ही नहीं होता होगा, हर उस 2 मिनट के सीन को रीटेक करना पड़ता होगा। वैसे फिल्मों के रीटेक और ये पढ़ाने के रीटेक में बहुत अंतर। मैं जो बताता हूँ वो सीधा सीधी इसको अपलोड किया था, कहीं से कोई एडिट का चांस नहीं है, और मैं कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि इससे इसकी नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। तो जो कुछ भी चीज दिखेगी उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एकदम आराम से समझिएगा। 0 लेवल से, लेवल एकदम हम लोग क्या बनाए हैं? 0 लेवल, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, यानी शून्य स्तर से हमारा इतिहास का शुरू हुआ है। और सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज द एंसेंट इंडिया पर, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास पर। और इसका थोड़ा माजरा समझिएगा, क्योंकि संविधान पढ़ाने के क्रम में आधुनिक भारतीय इतिहास पर अप्रोच धीरे धीरे हम लोग का होना शुरू होता है। तो आप समझिएगा कि इतिहास को कितने खंड में बांटे हैं? कितने खंड में? 3। पहला कौन? प्री हिस्ट्री। दूसरा कौन? प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा कौन? हिस्ट्री। ये प्री हिस्ट्री जो है इसको क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक। प्रोटो हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक। और ईस्ट हिस्ट्री को तो इतिहास बोलते हैं। अब जानना चाहिए सर, इतिहास को आप 3 कालखंड में बांटे हैं, क्या मतलब होता है इसका? कुछ तो पता होगा सर। हिस्ट्री का मतलब इतिहास हम समझ गए, प्री हिस्ट्री का मतलब प्रागैतिहासिक काल समझ गए, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब आद्य ऐतिहासिक काल समझ गए, और हिस्ट्री का मतलब इतिहास समझ गए। तो आखिरकार कुछ तो बात होगी, कुछ तो इसमें इसका एनालिसिस होगा, उसको तो क्लियर कीजिए। और हमें सब कुछ जानना है। जब आप बोल रहे हैं 0 लेवल से, तो हमें 0 लेवल से सब कुछ जानना है सर। आपको सब कुछ बताना पड़ेगा।
और आप धीरे धीरे ही बताइए, लेकिन हम चाहते हैं कि इस माध्यम से हमारा एक बहुत अच्छा कंप्लीट, जो बच्चे पुराने उनका कंप्लीट रिवीजन हो जाए, और जो फ्रेशर हैं, जो एकदम न्यू बच्चे हैं, उनको न्यू को हम जीरो से बता रहे हैं। सवाल नहीं उठता है कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। चलते हैं, बात करते हैं इसके डिटेल पर। अब समझिएगा, हमने पहला क्या लिखा? हमने पहला लिखा कौन सा? हिस्ट्री। साथ में बोलिए, नहीं सुन रहे इसका क्या मतलब है कि हम समझते हैं बातों को, आप क्या सोच रहे हैं। हमने पहला कौन सा लिखा? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का हिंदी क्या था? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, पहला कौन सा है? प्री हिस्ट्री। बोलता है ऐसा हिस्ट्री, ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एविडेंस पर, एविडेंस मतलब जो साक्ष्य है, याद रखना है, जो हमारे पास साक्ष्य है उस साक्ष्य पर ही हम लोग को डिपेंडेंट होना पड़ता है, एविडेंसेस पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है, उसी को हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। सर एविडेंस क्या है? तो आपको बता दें कि इतिहास की जानकारी के लिए हम लोग दो तरीके से डिपेंडेंट हैं। एक तो हम लोग के पास कुछ लिखित प्रमाण मिला है, जिन चीजों को पढ़ करके उस कालखंडों को हम लोग अरेंज कर लिए हैं, और कुछ ऐसे कालखंड मिले हैं जिसमें खुदाई के बाद जो चीजें हमें मिली है, और जिसे हम लोग कार्बन 14 पद्धति C14 मेथड के थ्रू उसके आयु का निर्धारण हम लोग कर पाते हैं। वैसे एक और पद्धति है जिसको हम लोग यूरेनियम 238 पद्धति बोलते हैं, अक्सर क्वेश्चन भी आता है। जैसे पृथ्वी का आयु का निर्धारण यूरेनियम 238 पद्धति का यूज किया जाता है, उसी तरह अब देखो इसमें केमिस्ट्री का बात है। यूरेनियम 238, यूरेनियम अगर जैसे नाम आया तो इससे क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में कि भाई पिंच ब्लेड किसका एस्क है? ओर्स है, यूरेनियम का ही है। और यूरेनियम से हम लोग अल्फा, बीटा और डेल्टा निकालेंगे तो इसमें हम लोग के पास क्या होगा कि धीरे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का सिस्टम आएगा, ग्रुप विस्थापन का नियम। ये टोटल केमिस्ट्री की बात है, छोड़ते हैं केमिस्ट्री को, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास पूरी तरह से कंप्लीटली जो है वो विज्ञान है। और सच मानिए कि आपको फिजिक्स का दर्शन कराएगा, केमिस्ट्री का दर्शन कराएगा, एग्रीकल्चर का दर्शन कराएगा, सब चीज का ये दर्शन कराने जा रहा है, और विज्ञान को धर्म से जोड़ करके बताएगा कि क्या अप्रोच है। धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इतिहास को कितने कालखंड में बांटे हैं? 3, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल, वैसा काल जिस काल में हमें सिर्फ क्या मिला है? एविडेंस, साक्ष्य। यानी टोटल हम लोग को डिपेंडेंट किस पर करना पड़ेगा? साक्ष्य पर। खुदाई करेंगे, यहां से कुछ प्राप्त हुआ तो और उसका C14 मेथड के थ्रू आयु का निर्धारण करेंगे और बताएंगे इस काल में ये चीज रहा होगा। फूड में यूज करना है, कंफर्म नहीं बोल सकते कैसा था, ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, क्योंकि आप रहा होगा इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि आपके पास कोई सर्टेनिटी नहीं था कि उस वक्त का माहौल कैसा था उस वक्त का। क्योंकि आपके पास जो कुछ भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उस आधार पर उसका काल निर्धारण कर रहे हैं, उस आधार पर उस कालखंड की आप विवेचना कर पा रहे हैं। इस बात को समझिएगा। तो पहला कौन सा हो गया? प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में हमें सिर्फ एविडेंस मिला और कुछ नहीं मिला। दूसरा आता है हम लोग के पास जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। समझिएगा, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। देखो बाइलिंगुअल चल रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को बाइलिंगुअल ही चीजों को समझा दूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आता है, बहुत सारे बच्चों को शुद्ध अंग्रेजी समझ में नहीं आता, क्योंकि अब हम लोग कंप्लीट इंग्लिश हो गए हैं। ना तो कंप्लीट हिंदी है ना तो कंप्लीट इंग्लिश है। आज भी हमारे समाज में अगर किसी ने किसी का काम बहुत बेहतर तरीके से कर दिया और उस पर उसने कहा कि चलिए चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो उसे बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन थैंक्स बोलता है तो उसे लगता है कि बहुत अच्छा बात बोला गया है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे रोजमर्रा में शामिल हो चुके हैं। अगर हम लोग किसी को बोलते हैं एक्सक्यूज मी तो लोगों को ठीक लगता है, लेकिन अगर बोलें कि क्षमा चाहते हैं तो लगेगा कि कुछ बदमाशी कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट ही मेरे पास अभी आना चाह रहा हो और बोले सर मैं आई कम इन, सर तो नॉर्मली लगता है कि कम इन, लेकिन बोले महाशय क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर लगेगा या तो वो कुछ और बात करना चाह रहा है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी के जो हमारे लिए बिल्कुल कंफर्ट जोन हो चुके हैं। उन चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अब हमारे बोलचाल के भाषा में उन चीजों का समावेशन हो चुका है। तो
उस पर हम लोग ज्यादा कंफर्टेबिलिटी फील करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है कि हम उन शब्दों का, उन अभिव्यक्ति का ज्यादा ज्यादा प्रयोग करें जो लोगों को बहुत अच्छे से ग्राह्य हो, जो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उसे ग्रास्प कर सके, अच्छे तरीके से रिसीव कर सके, तो उसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो प्रोटो हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री को क्या बोले? प्रागैतिहासिक काल। इस काल में क्या मिला हम लोग को? इविडेंस, सिर्फ साक्ष्य पर आधारित था। बोला भाई आदि ऐतिहासिक काल तक किसको कहोगे? बोला इविडेंस भी मिला और स्क्रिप्ट भी मिला। बोला अच्छा, स्क्रिप्ट मतलब? बोला साक्ष्य भी प्राप्त हुआ और साथ ही साथ हम लोग के पास स्क्रिप्ट भी प्राप्त हुआ। तो पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, कि अगर एविडेंस भी मिला और स्क्रिप्ट भी मिला तो स्क्रिप्ट में दिक्कत क्या था? तो स्क्रिप्ट में दिक्कत, इसको हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। आपको पता है कि सबसे पहली बार हम लोग स्क्रिप्ट को पढ़े 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था अशोक के शिलालेख को। शिलालेख की बात करें तो इसको हम लोग एक टर्म से यूज करते हैं, एपिग्राफी। अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द एपिग्राफी। सवाल भी पूछता है। तो सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, वो भी प्रिंसेप ने किसका पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को पढ़ा। तो यहां से स्क्रिप्ट पढ़ने का हम लोग को समझ में आया। जेम्स प्रिंसेप ने कहा कि नहीं, ये ब्राह्मी लिपि में है, ये अरमाइक में है, ये खरोष्टी में है। ये सारे चीजों का डिटेल देने वाले जेम्स प्रिंसेप थे। आगे हम लोग आपको मौर्य काल में जब पढ़ाएंगे तो अशोक के काल की बात आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। तो कहता है भाई ये एविडेंस और स्क्रिप्ट, एविडेंस भी मिला और स्क्रिप्ट भी मिला, लेकिन जब ये स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ ही नहीं पाए तो टोटली हम लोग का कंसंट्रेशन किस पर हो गया? एविडेंस पर। यानी अब साक्ष्य पर ही हम लोग को जाना पड़ेगा। क्या फायदा? जिन चीजों को हम लोग पढ़ ही नहीं पाए और हमारे पास वो 200 पेज आ जाए तो उससे हम लोग को क्या फायदा? कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ किताब अपनी बातों को इतना क्लिष्ट वर्ड में लिखते हैं कि जनसाधारण तक उसकी अप्रोच नहीं हो पाती है। मैं शुरू से इसका विरोधी रहा हूं। ठीक है, आप ऐसा बात मत कीजिए कि जो लोग समझ ही नहीं पाए, रिसीव ही नहीं कर पाए, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। आपको हर हाल में अपनी जो अभिव्यक्ति है, जो अपने बोलचाल की जो भाषा है, जिस भाषा से लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, हमेशा उसी तरह की बातों को रखना चाहिए। लेकिन अब उसे समझने के लिए क्या है ना कि एक इंटेलेक्चुअलिटी चाहिए, एक ब्रॉड माइंड चाहिए। उन चीजों का विश्लेषण है, जो कि आप इन चीजों को अगर सही मायने में अगर आपको समझना है तो कभी ना कभी आप लोग को एनसीईआरटी बुक से तो आप उससे टकराई होंगे। एनसीईआरटी बुक के हर लाइन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन छुपा हो। और हम तो आज तक मानते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी एग्जामिनेशन का है उसका बेस एनसीईआरटी है। ठीक है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, रेफरेंस बुक आ रहा है, अच्छा बात है, लेकिन हर हाल में आपको एक चीज जरूर डायरेक्शन देगी कि नौकरी लेने के लिए आपको अपने आप को मेंटेन करके पढ़ना पड़ेगा। मेरे सिलेबस का डिमांड है ये कि प्राचीन भारतीय इतिहास से इतना सवाल, मॉडर्न इंडिया से इतना सवाल, ज्योग्राफी से इतना, फिजिक्स से इतना, केमिस्ट्री से इतना, बायोलॉजी से इतना, हर चीज का कैटेगराइजेशन बना है। तो सबसे पहले जो चीज आपके लिए आवश्यक है उन चीजों के थ्रू पढ़िए ना। हमारे यहां देख रहे हैं क्या कि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल कुछ और की तरफ जा रहा है। वैसे मैं आपको कोई सलाह एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि आप उन चीजों को मत देखिए, आप देखिए, आपकी इच्छा है, क्योंकि हर लोगों का इंडिविजुअल अपना सोच होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस करियर के बारे में आप सोच रहे हैं, सबसे पहले उसका एक सिलेबस रेडी कर लो और उस किए गए सिलेबस से ही अपने आप को उसके तरफ अट्रैक्ट करवाओ। ये कब होगा? जब आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड होकर के पढ़ाई कीजिएगा। आपको हर हाल में एकदम अनुशासन में आकर के पढ़ना पड़ेगा, तब परीक्षा निकलता है। और अगर अनुशासन से अलग हो जाएगा तो परीक्षा निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि आपको पता है कि जानकारी बहुत रखना और जो जरूरत की जानकारी रखना, दोनों में फर्क है। बहुत जानकारी रखिए, ठीक है, वो जानकारी कब है? जब नौकरी लग जाएगा तो पूरा जानकारी रखिएगा। रोज नया नया बुक लीजिएगा, रोज और भी नया नया वीडियो देखिएगा, जो लंबा लंबा बात करे वो सब देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपके लिए क्या जरूरत है? अभी आपके लिए जरूरत है प्रॉपर सिलेबस का, कि आपका सिलेबस क्या दिया है, क्या आपने पूरा कंप्लीट सिलेबस किया, और आप कंप्लीट करके जाइए, परीक्षा निकलेगा। यही तो होता है, सदियों से होता रहा, फिर होगा। जब तक इस परीक्षा की पद्धति रहेगी तब तक आप लोग इसी तरह की चीजों को देख पाएंगे। तो समझिएगा कि जो इस बार एविडेंस और स्क्रिप्ट दोनों मिला, किस हिस्ट्री में? इस बार हम लोग को मिला किसमें? प्रोटो में।
प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग देखें एविडेंस भी और स्क्रिप्ट भी, यानी साक्ष्य भी मिला और लिपि भी मिला, लेकिन इस स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ ही नहीं पाए तो क्या फायदा। फिर किस पर डिपेंड हो गया, एविडेंस पर, यानी पहला काल भी एविडेंस पर डिपेंडेंट और दूसरा काल भी एविडेंस पर डिपेंडेंट। क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल का सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रोटो हिस्ट्री का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना गया है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्क्रिप्ट मिले हैं, लेकिन आज तक सिंधु घाटी सभ्यता को जो चित्राक्षर लिपि है, जो पिक्टोग्राफी की जो उसका स्क्रिप्ट है, कोई पढ़ ही नहीं पाया। अगर पढ़ा होता तो शायद और कुछ उस समय के विश्लेषण के बारे में बात चल जाती, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो जब जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं है उसके बारे में हम लोग कैसे उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, और इस सभ्यता में जो भी लिपि मिले हैं उसे कोई नहीं पढ़ सका है, उसके स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ सका है, और ये इसके स्क्रिप्ट पूरी तरह से चित्राक्षर है, चित्र का बना हुआ है। लगता है कि कोई चित्र बना करके उस स्क्रिप्ट को लिखा गया है। तो जब तक उस चीज को आप पढ़िएगा नहीं तब तक कैसे होगा। इसके एक बहुत अच्छा बात याद आया कि एक महिला थी, उनका आंख खराब था, तो आंख वाले डॉक्टर ने कहा कि भाई एक काम करो, आपका हम पावर चेक कर लेते हैं, इसके अनुसार आप देख लो कि आपको कहां तक क्या नजर आ रहा है। तो बेचारी महिला को लगाया गया वो चश्मा, और उसका जो पावर होता है आपको पता ही डायोप्टर में जाता है, क्योंकि P = 1/f होता है। तो हम लोग उसको फोकस के आधार पर हम लोग उसको देख सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष किसी को हो गया, किसी को दूर दृष्टि दोष। लेकिन दिक्कत इस बात है, जिसको निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, उल्टा है। दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन दिखती है साफ साफ निकट का वस्तु, दूर का वस्तु साफ नहीं दिखता। जिसको दूर दृष्टि दोष है उसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है, निकट की नहीं दिखती है। यानी एक मायोपिया है, एक हाइपरमेट्रोपिया है। एक के लिए अवतल दर्पण लगता है और एक के लिए उत्तल दर्पण लगता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है उसमें 3 लेटर है, निकट। तो 3 लेटर पर 4 लेटर का लेंस लगा दीजिए, अवतल। और दूर कितना है, 2 लेटर का, दूर दृष्टि दोष, उस पर 3 लेटर का लेंस लगा दीजिए, उत्तल। कंफर्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो गया क्लियर। फिजिक्स की बात है, पढ़िए उस बात को। तो उस महिला को डॉक्टर ने कहा, जो डॉक्टर का मतलब जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, यानी आंख का विशेषज्ञ है। आंख के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को बात करना पड़ता है, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। तो वो जिसका जो एक्सपर्ट होगा उसको हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या है, उसको दिखाया कि भाई आप पढ़िए। तो जो महिला थी उसको पढ़ने का कोशिश की, बोले नहीं समझ में नहीं, बुझा नहीं रहा है, तो अच्छा लगता है पावर ज़्यादा है, दिया पावर उससे बड़ा, थोड़ा बढ़ाते चला गया। इस बार वो डॉक्टर उसके लास्ट पावर तक पहुंचा दिया। क्या आप बताइए, अब आपको समझ में आता है? बोला हमको पढ़ने ये नहीं करता है तो तुम मोटा मोटा काहे लेयर लगा रहे हो? कहा पहले ने बोलना चाहिए, कहा पहले पूछना चाहिए ना। तो कहने का मतलब है कि आप कितना भी पावर लगा रहे हो, जिन चीजों को हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उसको कैसे पढ़ सकते हैं? मुझे आता नहीं पढ़ना। वही बात है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि जो स्क्रिप्ट है उस लिपि को पढ़ ही नहीं पाया, तो इस पर पिक्टोग्राफी बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, हम लोग कुछ भी बोलेंगे सही हो जाएगा। और बेसिकली जो अभिलेख है, अभिलेख की जानकारी हम लोग इपिग्राफी का, और सबसे पहली बार अशोक के शिलालेख को ही पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो अब तो आप कंफर्म हो गए होंगे, ध्यान दीजिएगा, सारा माजरा क्लियर है कि पहला है कौन, पहला हम लोग के पास कौन है, पहला हम लोग के पास है दैट इज द प्री हिस्ट्री। दूसरा कौन है, प्रोटो हिस्ट्री, अब ज्यादा नहीं लिखेंगे। और तीसरा कौन सा है, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में किस पर डिपेंडेंट होना है, एविडेंस पर। प्रोटो हिस्ट्री में किस पर मिला है, क्या, एविडेंस प्लस स्क्रिप्ट, लेकिन स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। और हिस्ट्री में हम लोग टोटल जो है इसकी जानकारी हम लोग के पास एक लिखित प्रमाण है, रिटेन है, या तो किसी राजा के काल में जो उसके मंत्री हुआ करते थे उन्होंने इसके बारे में विश्लेषण किया, या फिर जो बाहर से लोग आए थे, जो विदेशी यात्री, उन्होंने अपना जो विवरण दिया था, जैसे वैनसांग, फाहियान, अल बरूनी, इन लोगों ने जो कुछ भी लिखा उसके बारे में हम लोग के पास एक डिटेल है। साथ ही साथ क्या है कि 1837 में जब जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया तो शिलालेखों के पढ़ने की पद्धति भी शुरू हो गई थी। इसके अलावा हम लोग सिक्कों के बारे में जो न्यूमिस्मैटिक्स में अध्ययन करते हैं, सिक्कों का अध्ययन हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स, क्वेश्चन आता भी है कि सिक्कों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। तो सिक्कों के द्वारा भी यह पता चल पाया। यानी कहा जाता है कि अब जो रियल इतिहास है इसके बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेस में क्या है कि कुछ लौकिक साहित्य भी हम लोग के पास है, जिस लौकिक साहित्य के थ्रू हम लोग उस काल के बारे में जानते हैं। जैसे मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा कृत है,
मुद्रा राक्षस किसकी जानकारी दे रही है? तो मुद्रा राक्षस के बारे में बता दें कि मुद्रा राक्षस का जो पूरा डिटेल है जो विशाख दत्त ने, उससे हम लोग पूरे उस ऐतिहासिक कालक्रम के बारे में डिटेल निकाल पा रहे। जैसे हम लोग कह सकते हैं अर्थशास्त्र, चाणक्य ने या फिर कौटिल्य ने जो लिखा, तो अर्थशास्त्र से पूरी तरह से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार ऐसे विभिन्न सारे हुए, जैसे स्वप्नवास वदत्तम, मृच्छकटकम, बहुत सारे पुस्तक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, सब अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम सब कालिदास की रचना है, विक्रमोर्वशीयम, ये सब बहुत सारे पुस्तक हैं जिसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं, ये एक तरह का कौन सा साहित्य है, इसको हम लोग बोलते हैं लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के थ्रू तो हम लोग को पता चला, और साथ ही साथ इतिहास में अगर हम लोग जाते हैं तो जैसे हम लोग वेद को पढ़े, तो वेद में हम लोग के पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी से का विश्लेषण मिला, क्योंकि सबका अपना ब्राह्मण था, सबका अपना अरण्यक था, सबका अपना एक उपनिषद था, तो सबका डिटेल हम लोग के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेस कंप्लीट है। तो हम लोग कह सकते हैं इतिहास उस काल को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ परफेक्ट रिसोर्सेस है, और जो हम लोग ग्राह्य है, हम लोग उस चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम लोग ग्रैस्प कर सकते हैं। लेकिन दो ऐसा काल है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, जिस काल में सिर्फ और सिर्फ एविडेंस थे, और प्रोटो हिस्ट्री उस काल को बोलते हैं जिसमें एविडेंस और स्क्रिप्ट दोनों मिले, लेकिन स्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ नहीं सकते। अब तो समझ गए। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं, तो तीन डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। पूछेगा प्री हिस्ट्री में, कहेगा सिर्फ एविडेंसेस, प्रोटो हिस्ट्री में एविडेंसेस प्लस स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका। हिस्ट्री में क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेस, बहुत तरह तरह के रिसोर्सेस मिले जिससे हम लोग इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। अब तो क्लियर हो गया होगा, अब यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, यहां पे समझना है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया का। एंशिएंट इंडिया का अगर हम लोग बात करें, यानी किसकी बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत की। तो चलिए प्राचीन भारत में, तो अब इस कालखंड को अगर हम लोग देखते हैं, तो प्राचीन भारत में हम लोग को प्री का भी कनेक्टिविटी मिलेगा, प्रोटो का भी मिलेगा, और किसका मिलेगा, और हिस्ट्री का भी मिलेगा। यानी इस कालखंड में तो तीनों का समावेशन हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो भी हम लोग के पास मिलेगा मध्यकालीन इतिहास, वो तो हिस्ट्री की बात है, या फिर हम लोग के पास मिलेगा मॉडर्न इंडिया, वो भी हिस्ट्री की बात है। लेकिन प्राचीन इतिहास में इन तीनों का समावेशन है, तभी तो ये वैज्ञानिक है, तभी तो इसका साइंटिफिक पूरा अप्रोच है। इस साइंटिफिक अप्रोच को आपको समझना है। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एक इसका सर्कल बनाते हैं, एक बार में क्लियर होगा। अब समझिएगा, थोड़ा सा तो हटा दें, बहुत देर से ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे इधर। चलिए अब देखिएगा कि हम एक काम करते हैं कि इतिहास को समझाने, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझाने के लिए एक सर्कल बनाते हैं, पूरे सर्कल पे इसको खत्म कर देंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझिएगा तो बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले सर्कल में एक हम लोग टॉपिक को लिखते हैं, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम लोग का स्टार्ट होगा वैदिक काल, इसको हम लोग बोलते हैं वैदिक एज। इसको भी दो भाग में बांटेंगे, एक होगा ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक। अब जहां से उत्तर वैदिक खत्म होगा वहां से फिर ये स्टार्ट होगा। अब यहां से शुरू होगा तो यहां पर हम लोग के पास आएगा मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य के दोनों पैरेलल चलेगा, दो धर्मों के व्यक्ति हो जाएगी। इधर साम्राज्य भी स्थापित होगा और इधर एक धर्म हम लोग के पास दिखेगा जो होगा दैट इज द बौद्ध धर्म, और एक हम लोग देखेंगे जैन धर्म। यानी यहां से मामला थोड़ा चेंज होगा, ये थोड़ा लंबा चैप्टर भी होगा हम लोग के पास। मगध साम्राज्य को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो मगध साम्राज्य में जाकर के जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का जोन बनाएगा वो हम लोग के पास आएगा, दैट इज द मौर्य साम्राज्य। और फिर हम लोग मौर्य साम्राज्य पर बात करना स्टार्ट करेंगे।
मौर्य डायनेस्टी यहां से स्टार्ट हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज बिफोर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक ऋग वैदिक और एक आफ्टर ऋग वैदिक, तो दो तरह के काल को हम लोग देख पाएंगे। इसके बाद फिर मगध साम्राज्य में फिर हम लोग देखेंगे इसके पैरेलल दो धर्म, एक बौद्ध रिलीजन और एक जैन रिलीजन। और ये मगध डायनेस्टी जो है, मगध डायनेस्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ना है वो मौर्य, और मौर्य में भी हम लोग को सबसे ज्यादा अगर बात करनी है तो हम लोग को अशोक के बारे में बात करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से सबसे ज्यादा पूछेगा। और ये चूंकि अशोक की बात है तो अशोक का भी रिलेशन बौद्ध धर्म यहां आकर के थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन ये दोनों जो चैप्टर है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, ये दोनों सेपरेट चैप्टर समझा जा सकता है। लेकिन यहां पर आकर के आप देखते हैं कि थोड़ा सा यहां पर एनालिसिस बढ़ जाता है, थोड़ा सा यहां कंप्लेक्सिटी आएगा। अब मौर्य के बाद फिर एक स्टार्ट होगा, मौर्य के बाद खत्म होगा तो आएगा मौर्योत्तर काल, यानी आफ्टर मौर्य। मौर्योत्तर काल में भी हम लोग बहुत सारे वंशों को देखेंगे। मौर्य जहां पे खत्म होगा मौर्योत्तर काल में, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे कुषाण वंश, तो कुषाण वंश जहां पे खत्म हुआ वहीं से फिर गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट होगा। इसके बाद यहां पर शुरू हो जाएगा गुप्त वंश, और गुप्त वंश के बाद हो जाएगा गुप्तोत्तर वंश, यानी गुप्त के बाद आफ्टर गुप्ता। यानी इसका मतलब है, इसको फिर से एक बार बनाते हैं तो ज्यादा आप समझ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा और इसको रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग का। समझिएगा, ये एक सर्कल बनाए, देखिएगा ये एक सर्कल बनाए, सर्कल में पहला नॉमिनेशन किसका हुआ, बाहर बनाते ज्यादा अच्छा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके बाद ये जब खत्म होगा तो इसके बाद हम लोग के पास शुरू क्या होगा, वैदिक एज। वैदिक एज में भी हम लोग देखेंगे एक ऋग वैदिक और एक आफ्टर ऋग वैदिक। ऋग वैदिक के बाद जिसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। वैदिक एज अलग है चैप्टर, सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल अलग है। और जहां पर से अब यहां पर उत्तर वैदिक यानी ऋग वैदिक के बाद आफ्टर ऋग वैदिक के बाद यहां पर से एक कॉलम आपका शुरू होगा, जो कॉलम आपको इंडिकेट करेगा मगध साम्राज्य। समझिएगा, अब मगध साम्राज्य के पैरेलल इधर ऊपर जो है ना एक पैरेलल चलेगा, कौन सा, तो आपको हमने बताया था कि ऊपर पैरेलल चलेगा, दैट इज द बौद्ध धर्म। और खासकर बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में ज्यादा डिटेल लेना है, और इसी के पैरेलल चल रहा है कौन सा, आपका जैन धर्म। यानी यहां पर ये पूरे चैप्टर को, ये सबसे बड़ा चैप्टर भी होता है, यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य में जो इसका जो मैक्सिमम एफर्ट है वो हम लोग देखेंगे एक साम्राज्य के तौर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो इसमें खासकर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछता है। तो मौर्य साम्राज्य में ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक एज, ये वैदिक एज में दो तरह का उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल फिर आकर के मगध साम्राज्य के रूप में, मगध साम्राज्य के पैरेलल दो धर्मों को हम लोग देखेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके बाद मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में खासकर हम लोग बात किस पर करेंगे, अशोक पर विशेष रूप से हम लोग का ध्यान रहेगा, क्योंकि इनसे संदर्भित क्वेश्चन हम लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बाद, तो हम लोग को दिखता है दैट इज द गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य कहां से दिखेगा, इस पर भी थोड़ा हम लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि इसके बीच में हम लोग को दिखेगा एक साम्राज्य जिसको हम लोग बोलते हैं मौर्योत्तर। मौर्योत्तर का मतलब है, ध्यान दीजिएगा कि मौर्योत्तर का मतलब है कि आफ्टर मौर्य, तो मौर्य के बाद भी कुछ छोटे छोटे वंशों का आविर्भाव हुआ, इनिशिएशन हुआ, जिनमें से कहा जाता है कि कुषाण वंश जहां पे खत्म हुआ, और कुषाण के जो सामंत थे वही सामंत जो है ना गुप्त काल का क्रिएटिविटी कर दिया, यानी गुप्त साम्राज्य वहीं से शुरू हो गए। तो हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश बहुत सारा पहलव है, कुषाण है छोटे छोटे राजवंशों पर। इसके बाद गुप्त के बाद एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुप्तोत्तर। और गुप्तोत्तर जहां पे खत्म होगा, जहां पे गुप्तोत्तर कंप्लीट होगा, वहीं से फिर हम लोग देख लेंगे अरबों का आक्रमण, और यही अरबों का आक्रमण हम लोग को मध्यकालीन इतिहास के तरफ डिनोट करा देगा। तो क्या दिक्कत है भाई, बस इसी सर्किल में हम लोग को बन के रहना, इस सर्किल से हम लोग को बाहर जाना नहीं है। और बड़ा एकदम साइंटिफिक है, ये चैप्टर का ये चैप्टर से कोई मतलब नहीं है।
कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन यहां से फिर इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन इन दोनों को पढ़ने के लिए अब हमें क्या करना है कि ये बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है। ये सेपरेट चैप्टर क्यों है? क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको हम लोग कंप्लीट बोल सकते हैं, ये है प्रोटो हिस्ट्री। ये क्या है? प्रोटो हिस्ट्री, यानी इविडेंस भी मिला और स्क्रिप्ट भी मिला, लेकिन स्क्रिप्ट को हम लोग क्या किए? पढ़ ही नहीं पाए, तो ये प्रोटो हिस्ट्री हो गया। अब यहां से बेसिकली हम लोग का इतिहास शुरू हो रहा है। हिस्ट्री की शुरुआत हम लोग वैदिक काल से मांगेंगे और यहां से जो शुरू होगा तो आधुनिक भारतीय इतिहास तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। यही तो आपका अप्रोच है। इस अप्रोच में कहीं कुछ आप लोगों को दिक्कत होना नहीं चाहिए। और अब जो है हमने एकदम जीरो लेवल से शुरू किया, इस लेवल से नीचे अब होता ही नहीं है, माइनस में तो इसको शुरू करेंगे नहीं। अब झूठ मूठ का एक ही बात को 50 बार बोलने से कोई फायदा है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका पहला एंसेंट इंडिया का एकदम इंट्रोडक्टरी मूवमेंट है। तो अब क्या नहीं, इस बार हम हर बार क्या होता था, हम वैदिक से इसके ऐतिहासिक स्रोत जो है उससे हम लोग काम शुरू करते थे। ऐतिहासिक स्रोत में बच्चों को पहले क्या होता था कि थोड़ा उलझ जा रहा था, तो पहले एक बार थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको लाइट करेंगे। इस बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहले हम डिफाइन कर लेंगे। ये चैप्टर अलग ही है। जैसे वैदिक में एंट्री करेंगे तो वैदिक के पहले हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के बारे में थोड़ा सा काम कर लेंगे और तब हर चैप्टर का उस ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से ताला खोलने का काम करेंगे, क्योंकि सबका एक एक की फैक्टर है। की फैक्टर ये है कि सीधा ध्यान रखना है कि किसी भी सभ्यता का विकास तब हुआ है जब वहां पर अतिरिक्त उत्पादन हुआ है, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है। तो सरप्लस प्रोडक्शन को हम लोग यहां पर सेंट्रलाइज करेंगे। सरप्लस प्रोडक्शन जैसे आएगा तो निश्चित तौर पर लोगों की अन्य गतिविधियों में इजाफा होता है। जैसे हमारे पेट की भूख शांत हो गई तो हम लोग डांस की तरफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, हम लोग संगीत की तरफ ले सकते हैं, हम लोग अन्य कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का भी यही स्रोत रहा कि पहले जो नोमैडिक लोग थे, जो यायावर थे, जो अपने भोजन की चाहत में इधर उधर घूम रहे थे, बाद में क्या हुआ कि कृषि के विकास, जो मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला, वो तो उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन ले आए। और रहा साकसर, जब लोहे की खोज हो गई अतरंजी खेड़ा से, तो वो तो काम और फिट कर दिया। क्योंकि था क्या कि कल तक जो मिट्टी नीचे थी दबी हुई, उस मिट्टी को ऊपर किया गया, और मिट्टी को ऊपर किया गया तो उसकी उपजाऊपन ऊपर आया, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, यानी हमारे उत्पादन में इजाफा हुआ। और जब उत्पादन में इजाफा होगा तो लोगों के पास अब संसाधन होगा कि वो अपने उत्पादन को जमा रखे। बाद में उसी उत्पादन का एक्सचेंज शुरू किया, बाजार की व्यवस्था कायम हो गई। जब बाजार की व्यवस्था कायम हुई तो उसके मेंटेनेंस के लिए एक प्रशासन की व्यवस्था हो गई। तो कहने का मतलब है कि सारे प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास में जो मूल तथ्य है, जो मेन सेंट्रलाइज है, वो सरप्लस प्रोडक्शन है। उसी सरप्लस प्रोडक्शन से इन चीजों का विकास हुआ। तो कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है, किसी तरह का ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं करना है। हम दावे के साथ बोलते हैं, अगर पूरा कंसेप्ट गुप्तोत्तर तक समझा दिए तो आप क्वेश्चन बनाना जहां से बनाना होगा, नहीं बनेगा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं। और मेरे से आकर के लाइव में पूछिएगा कि सर आपने कंसेप्ट दिया, डिस्कशन कराया, और ऑब्जेक्टिव आप ही कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, हम नहीं कराएंगे। कंसेप्ट दिया, डिस्कशन दिया, तब फिर मेरा सवाल कैसे छूट रहा है? सवाल नहीं उठता है कि सवाल छूट जाएगा, और सवाल छूट जाएगा इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी पूरी उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर होगा, क्योंकि हम कहीं काट छाट करके आपको नहीं पढ़ाएंगे। अगर पढ़ाना है तो बेहतर तरीके से पढ़ाना, अदरवाइज नहीं पढ़ाना है। दो ही काम हो सकता है, या तो बेहतर होना चाहिए या एकदम नहीं होना चाहिए, बीच वाला तो होना ही नहीं चाहिए कि प्रोफेशनल हम ज्यादा से ज्यादा हो। अब आप लोग का दायित्व बनता है कि आप इन चीजों को कैसे ग्रास्प करते हैं। और कम से कम आपसे पुनः इस बार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम इसमें मेहनत कर रहे हैं तो ये आप लोग का जिम्मा, चूंकि हम एक बेहतर शिक्षक हो पाए, हम अच्छे तरीके से पढ़ा पा रहे हैं, इस पूरे चीजों के पीछे आप लोग हैं। नहीं तो कौन, ये जो नाम है, ये कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बेहतर स्थापित कर पाया है, उसके पीछे कौन है? जो उसके फॉलोवर्स हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज जिसका फॉलोवर्स है नहीं, वो अपने आप कैसे अपने आप को स्थापित करता है? और वो खुद कह भी नहीं सकता कि हम बहुत बड़े, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजों को समझा सकते हैं। लेकिन अब आप लोग को दायित्व बनता है कि आप भी अपने तरीके से, खासकर एजुकेशन मॉल के बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एजुकेशन मॉल के बच्चे ज्यादा टेक्निकल क्षेत्र में स्मार्ट हैं, लेकिन वो प्रमोशन के मामले में काफी पीछे चल रहे हैं। उससे बेहतर तो जो भिखना पहाड़ी का जो जितना बच्चा है, छोटा जितना भी बच्चा है, वो उस चीजों को प्रमोट कर रहा है, वो इस पर लगा हुआ है। आप लोग किस दुनिया में, हमें पता नहीं। और जाहिर सी बात है कि कम से कम इन चीजों को आप एक्सेप्ट कीजिए। आप लोग दोनों जगह के कैंडिडेट एक ही हैं, तो कम से कम आप लोग तो इस चीजों को नहीं कीजिएगा तो कौन कर सकता है? और मेरे अंदर एनर्जी अच्छा नहीं आएगा तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? और अब मैंने पहले भी कहा था कि मेरे आदत में शामिल है कि हमें भीड़ पढ़ाने की आदत। जब तक मैं बहुत सारे बच्चों को नहीं देखता हूं, मुझे बहुत मजा नहीं आता है। ये
निश्चित तौर पर हमारी मजबूरी है और मेरे लिए एक पनिशमेंट है बस। इसलिए आप लोग, अगर मैं यहाँ पर तैयार हुआ हूँ पढ़ाने, तो ये आप लोग के हाथ में वो पूरा पावर है कि हमें कैसे आप एनर्जी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।